नमस्ते। आज मेरे साथ एक बिल्कुल नए विषय पे सीबी पांडे साहब हैं और ये नया विषय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब लोग सुबह से शाम तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात 10 बार करते हैं, संविधान की बात करते हैं, गांव दुनिया की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन अभी मैं अपनी किताब देने गया था पांडे साहब को, तो वो एक चर्चा में उन्होंने बताया कि कैसे देश का जो पहली पायदान है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पहली पायदान है गवर्नेंस की, जो जो गांव है, जो गांव की पंचायत है, उसको कितना उसको कितनी ताकत हमारे संविधान से मिली हुई है, उसके क्या रोल्स हैं, उसके बहुत एक डिटेल है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा लगता है कि अगर वो आज सही में गांव के लोगों को अधिकार मिल जाए तो हमारी बहुत सी ऐसी समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश की सरकार और केंद्र और यूनियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। स्वागत है सीबी पांडे भाई साहब। थोड़ा ब्रीफली दर्शकों को ये पहले बता दें कि ये जो आपके गांव सरकार का आप कल से आंदोलन भी शुरू, मतलब एक यात्रा भी शुरू कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसमें हम बीच बीच में आपके पास जब जब आपकी यात्रा बढ़ती रहेगी हम आपसे संपर्क में रहेंगे। लेकिन शुरू में ये जो आप बात कह रहे हैं कि गांव सरकार की, ये क्या है और इसका मूल धारा, मतलब आप कैसे इसको कंसीव कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में इसके पीछे जाता हूँ। ये ग्राम स्वराज की बात तो सबसे पहले गांधी जी ने किया था और गांधी जी ने तो बहुत ही जोरदारी से इसको फिट किया था। उनका ये कहता था कि जो गांधी जी ने जो संविधान बनाया था उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि गांव को ही यूनिट बना के हम आगे का स्टेट यूनिट और यूनिट बनाएंगे। हालांकि उनका देहांत हो गया और संविधान सभा के समय पहले ही वो चल बसे, इसलिए उनके संविधान पर कोई चर्चा नहीं। जो भारत का संविधान बना उसमें बात की बड़ी जबरदस्त हुई कि गांव इकाई जो हमारी पुरानी इकाई है, पारंपरिक इकाई मतलब एंशियंट टाइम से चली आ रही है, उस इकाई को ही महत्व दिया जाए, उसी की इकाई पर हमारा पूरा राज्य और केंद्र का स्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन शायद एक सहमति नहीं बन पाई, तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेक्शन 40 वो आर्टिकल 40 डाला और उसमें पंचायतें डाला। लेकिन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ गई, लेकिन कोई काम उस पर नहीं हुआ, उसको बताया नहीं गया। राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से पंचायती राज बनाए और उन्होंने एक तरह से उस विभाग पंचायती राज विभाग उसको विकसित। लेकिन इस चीज को महत्व को समझा गया और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने इस बात को संवैधानिक व्यवस्था में उन्होंने इसको एक हम संवैधानिक व्यवस्था दिए और संवैधानिक व्यवस्था देके उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री बने उसी समय उन्होंने संसद, लेकिन चूंकि वो राज्य पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लोकसभा ने, लेकिन राज्यसभा में नहीं पास किया, तो इसलिए उनके समय ये पास नहीं हो पाया। तो 92 में ये संविधान में संशोधन करके एक अलग से अनुच्छेद 237 जिसमें पंचायती व्यवस्था को एक संवैधानिक व्यवस्था दी गई। अब इस संवैधानिक व्यवस्था में 3 बातें की। एक तो उनका टेन्योर सेट कर दिया गया कि 5 साल का पंचायतों का चुनाव होगा, उसका पीछे नहीं कर, वो दी है 5 साल, जैसे लोकसभा का वो विधानसभा का चुनाव होता है, ग्राम सभाओं का चुनाव होगा। हम यहाँ ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत की बात नहीं कर रहे, हम सीधे केवल ग्राम पंचायतों की बात कर। तो 5 साल में चुनाव हुआ। उन्होंने उनकी वित्तीय व्यवस्था करने के लिए राज्य फाइनेंस कमीशन बना दिया कि जो राज्य फाइनेंस कमीशन जो भी रिसोर्सेज से पैसा आएगा राज्य को, वो ग्राम पंचायत को उनका शेयर इतना देना ही पड़ेगा। राज्य सरकार ऐसा में उसको अधीन नहीं होगा। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई और उसके रिकमेंडेशन पर फैसला। तीसरी बात, उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन बना दिया ताकि इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में चुनाव होगा। तो एक तरह से ये व्यवस्था उन्होंने कर दी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात संविधान में ये जोड़ा गया कि एक अलग से ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में उनके अधिकारों का एक शेड्यूल जोड़ दिया गया, अनुसूची डाल दी। जैसे राज्य केंद्र सरकार की एक अनुसूची है कि वो 97 विभागों का उनके पास अधिकार है, राज्य सरकार के पास है कि उनके पास 66 विभाग के साथ इनको अधिकार दिया गया। उसी तरह ग्राम पंचायतों को उन्होंने अनुसूची 11 में 29 विभाग और 243
1943 में संविधान के 243 में लिखा गया कि राज्य सरकारें ऐसा कानून बनाएंगी ताकि ग्राम पंचायतें को इस तरह अधिकृत करेंगी, मतलब उनको इस तरह बनाएंगे ऐसे कानून से कि ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये रहा तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे कानून बनाना पड़ेगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह से काम, और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पंचायती व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार की है और हर राज्यों की थोड़ी थोड़ी अपनी है, तो इसलिए उन्होंने अधिकार दिया। लेकिन ये बात है टू इनेबल द ग्राम पंचायत, इनेबल वर्ड इस्तेमाल। अब इस इनेबल वर्ड का इस्तेमाल राज्यों ने ये, राज्यों ने अपने जो कानून बनाए उसमें सभी ने ये कुछ न कुछ लगा दिया, तो हम अधिकार दे दिया अधिकार, वो अधिकार तो हम दे रहे हैं लेकिन वो राज्य सरकार को निर्देश। उत्तर प्रदेश में धारा 15 है, धारा 15 में ये व्यवस्था की गई है कि जो कुछ भी राज्य अधिकार है ग्राम पंचायत का, वो सब कुछ राज्य समय समय पर राज्य सरकार जारी करेगी उससे। तो ये जो अब इसके बाद धारा 15 के बाद तो कुछ बचता नहीं है, और ये गांव पंचायतें जब एक तरह से विभाग के रूप में अब रह गई, जब राज्य सरकार का शासन जारी होगा उसी तरह करेंगे। हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं ग्राम पंचायत कि जब इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए तरह कर दी है तो उनके जितने विभाग है उनको दे दीजिए, वो अपना काम करेंगे, अपने ढंग से करेंगे। उनके पास अपना ग्राम सभा जो है वो विधायिका है, ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव है, चुने मंत्रिमंडल है, हर पार्ट सदस्य चुने जाते, तो बिल्कुल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह से बना हुआ है अधिकार, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करने दीजिए। जो नहीं कर रहे हैं और नेता इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये उनको अधिकार दे देंगे तो नेताओं का अधिकारियों का कोई अभी क्या रह जाएगा, उसी गाँव से ही उनकी राजनीति चलती है, गाँव से सारी उनकी सत्ता चलती है। जी मानी साहब, मुझे दो चीजें जरा जो मैं समझाऊं मोटे तौर पे आपकी बात से कि जो 29 विभाग हैं उसमें अगर बिल्कुल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर उसको लागू किया जाए तो वो गांव के लेवल पे पूर्ण स्वायत्ता है, वो गांव वाले ही उसको अपने गांव के हिसाब से जो भी उसका रद्दोबदल कर सकते हैं कि भाई कहीं मत्स्य विभाग है, जो विभाग है। लेकिन आप जब उसकी एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो वहां तो केवल एक पंचायत अधिकारी होता है, तो वो आप कैसे, आपके दिमाग में क्या है कि वो कैसे, क्योंकि एग्जीक्यूट कौन करेगा? पंचायत ने अगर बना भी दिया कोई रूल, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, और इसी नाते ग्राम पंचायतें संवैधानिक व्यवस्था होने के बाद भी डिफंक्ट है, वो किसी लायक नहीं है, कोई अधिकार नहीं रह गया उन्हें। यही जो कमी है संविधान में, नहीं कमी है, ये राज्य सरकारों ने ये व्यवस्था देनी चाहिए, राज्य सरकारें ये व्यवस्था नहीं दिया। पंचायती राज व्यवस्था में उनको भी ये व्यवस्था बनानी चाहिए था कि कैसे ग्राम पंचायतों को अधिकार तो दे दिया गया, उन अधिकारों का कैसे इनके माध्यम से वो लागू करें, ये व्यवस्था इनको देना चाहिए, नहीं दिया। अब थोड़ा सा उसको हम संक्षिप्त में समझा दें कि मान लीजिए कि विधानसभा है, जैसे लोकसभा है, लोकसभा का है और राज्यसभा विधानसभा है, उसी तरह गांव सभा है। तो कानून बनाने वाला बॉडी तो एक हो। दूसरा उनका है कि मंत्री चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, इनके नाम चीफ मिनिस्टर एक तरह से जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं विधानसभा में, ये लोग चुनते हैं, जबकि वहाँ गांव में जो मुख्यमंत्री है प्रधान, वो पूरा गांव चुनता है। तीसरा इनका मंत्रिमंडल, इनका केंद्र में राज्य में है, जिसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहते हैं वो मंत्री बनते हैं, लेकिन गांव में जो है वार्ड के जितने सदस्य हैं वो एक तरह से मिलके जो चुन के आते हैं वो मंत्रिमंडल बनाते हैं। अब राज्य में और केंद्र में इन मंत्रिमंडल के निर्णयों को निष्पादित करने के लिए, उनको एक्जीक्यूट करने के लिए हर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब जैसे 66 विभाग इनको अगर मिला हुआ तो 66 विभाग भी में बने हुए, जिसमें कि पीसीएस IAS अधिकारी और तमाम अधिकारी और कर्मचारी इसमें लगे हुए। ये कर्मचारियों की व्यवस्था आपने नहीं दी। गाँव पंचायत ने आपको कानून बनाने का अधिकार दे दिया, मंत्री गाँव को बना दिया, मंत्रिमंडल दे दिया, लेकिन उनके निर्णयों को लागू कौन करेगा? तो इस तरह गांव में ही आपने करीब 150 से 200 लोगों को आप रोजगार दे देंगे। वो लोग जब अपने अपने विभागों का काम करेंगे तो वो स्किल्ड लोग हो जाएंगे। धीरे धीरे गांव में जो स्किल्ड मर रहा है, लोगों को हुनर नहीं है,
वो ठीक फिर वापस आकर कृषि के विज्ञान हो जाएगा, मत्स्य के बारे में जानकारी हो जाएगी, उनके समाज कल्याण के बारे में जानकारी हो जाएगी, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी हो जाएगी, कुटीर उद्योग के बारे में जान हो जाएगी, सामुदायिक विकास के बारे में जानकारी हो जाएगी, लघु उद्योग के बारे में जानकारी हो जाएगी, सामाजिक बातचीत के बारे में जानकारी हो जाएगी, और वो पूरे ये लोग अपने गांव को विकास में लगा देंगे। और हम लोग इनको कहते हैं कि हर गांव में 5-5 आदमियों की एक हर विभाग के पंडित, ग्राम पंडित नियुक्त करिए, और उसमें सभी जाति होंगे। अगर एक जाति की जो व्यवस्था है, अगर एक महिला रखिए, और उसमें उनको ग्राम पंडित, और ये जो ग्राम पंडित, ये ग्राम पंडित पशुपालन, ग्राम समाज कल्याण, ये लोग मिलके गांव में उन जो निर्णय होंगे ग्राम पंचायत के या गांव सभा के जो निर्णय होंगे उनको धरातल पर उतार दें। अभी आर कर्मचारियों गांव में रख दिया है, और उन्हीं कर्मचारियों के नियंत्रण में गांव को चलाते हैं, एक विभाग के रूप में, पूरा गुलाम के रूप में गाँव वाले जो कोई नहीं जाती है, वो गाँव वाले पंचायत अधिकारी गाँव वालों को समझाते हैं, और वो ये जैसा होता है वो अपने मन ढंग से कराते हैं। देखिए ये बड़ा एक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि गांव में इस एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के अधीन आपने गांव को रख दिया है, और वो जो कहे गांव के लोग, अब गांव में पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के लोग अपनी व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाते हैं, और ये उन्हीं गाँव से तो लोग आगे MLA भी बना ये चला सकते हैं, और आप उम्मीद करते हैं गाँव के लोग नहीं चला। इन लोगों का उदाहरण है कि गाँव के लोग भ्रष्ट है, गाँव के लोग सब पैसा खा लेंगे, इनकॉम्पिटेंट है, अयोग्य है, अरे उनको मौका वो अपना कुशलता दिखाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो कहिएगा। हो सकता है 10-20% गाँव नहीं करता, लेकिन 80% गाँव ये हम लोग है कि हर विभाग से ग्राम पंडित। जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था, मेरा आखिरी प्रश्न है, और हम छोटे छोटे हिस्सों में इसलिए कर रहे हैं कि जो मेरे दर्शक हैं वो इसको जरा, मैं चाहता हूं कि वो ये समझें कि एक व्यवस्था ऑलरेडी है, उस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो कितना आसान रहेगा। एक इशू हरदम आएगा कि संसाधन कहां से आएंगे, क्योंकि आपने ये तो कह दिया कि ये ऐसे हो, ठीक है, हमारा संविधान भी कह रहा है, संसाधन, पैसा और ये सब चीजें कहां से आएंगी? देखिए कोई संसाधन की तो कभी नहीं है, ये इसीलिए ये बातों कॉन्स्टिट्यूशन ने इसीलिए इस हम समस्या को हमेशा के लिए उसका समाधान कर, उन्होंने कहा कि वित्त आयोग बना दिया फाइनेंस। तो एक तो राज्य फाइनेंस कमीशन है, राज्य की जो रिसोर्सेज हैं वो अब बांट के उनका हिस्सा गांव को जाता है, ये देना ही पड़ेगा, उसमें आप नहीं, पंचायतों को अपने स्तर से दे। तीसरा ये है कि जैसे मनरेगा जैसी स्कीम आप चला रहे हैं, अब मनरेगा जैसी स्कीम चला रहे हैं, उन मजदूरी उनको पोखरे और नाली खुदवा रहे हैं, अब अगर यही 29 विभागों में उनके काम को 29 विभागों में बांट देंगे तो मैं तो समझता हूँ मनरेगा का ही जितना पैसा आता है उसी से वो सारा का सारा ये 29 विभाग के लोग जो है 150 लोगों को आप 150-200 लोगों को अच्छा रोजगार दे देंगे, और ऐसा रोजगार देंगे जिसके साथ स्किल डेवलप, स्किल भी होता रहे। आज मनरेगा में कोई स्किल नहीं डेवलप हो रहा, वही पोखरा खुदाई, वही खुदाई, सड़क खुदाई, नाली खुदाई, नाली, कोई स्किल तो डेवलप हो रहा है। आपने स्किल पर गाँव को ध्यान ही नहीं दिया, और जब गाँव में स्किल पैदा हो जाएगा तो बहुत इतना रोजगार आप देंगे, उसके बाद भी स्किल इतने हो जाएंगे कि बहुत ज्यादा रोजगार सृजित खुद करने लगेंगे। तो ये दूसरी बात है कि सरकार, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं, और ये योजनाओं के बारे में कोई गांव के लोग जानते नहीं, और आप और ये लोग तो बताएंगे नहीं क्यों। तो ये जो गांव के जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की है, और इसके लिए अलग अलग से बजट है, वो गांव के स्तर के बजट, ये सारे योजना जो भी जाती है केंद्र की, वो सरकार अपने साथ बजट भी देती है, राज्य सरकार की जो योजना, क्योंकि गांव के लोग जानते नहीं, स्किल्ड है नहीं, तो जो अधिकारी लोग हैं उन पैसों को बर्बाद कर लेते हैं, ऊपर ही खत्म होता है। तो पैसे की तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है, और आज स्थिति है कि छोटे छोटे गाँव में 1 करोड़ रुपया सालाना जाता है। अगर आप इन सारी चीजों को कंसोलिडेट कर दो तो हमें मतलब 2-3 करोड़ होते हैं गाँव में, हर साल अगर गाँव में चले तो गाँव तो स्वर्ग बन जाएंगे। गाँव में तो की कोई कमी नहीं रहेगी, जो गाँव वाले चाहेंगे तो अपना स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना लेंगे, अपना अच्छे से अच्छे वो बिजली का व्यवस्था करेंगे, अपना सोलर लाइट लगवा लेंगे, अपनी पेड़ लगवा लेंगे, अपना वन विकसित करेंगे, बाग विकसित कर लेंगे, कृषि के जो संसाधन है वो जुटा लेंगे, लघु सिंचाई के संसाधन सब जुटा लेंगे। आप 5 साल में दिखेगा, मैं तो इसको गारंटी के साथ करता हूँ कि अगर उनको आप दे दीजिए अधिकार,
और उनको पूरा व्यवस्था दे दी उनके हाथ में। 5 साल में गांव वाले स्वर्ग बना लेंगे। ये जरूर है कि 10-20% गांव नहीं अगर बनेंगे तो 80% गांव अगर स्वर्ग बन गए तो समझ लीजिए कि अब भारत की कायाकल्प हो जाएगी। और एक बात और कहूंगा, अंतिम बात, कि आखिर में 1 अरब लोग गाँव में रहते हैं, इसी करोड़ तो बात, 1 अरब लोगों को आप गुलाम बना के नहीं रखते। और ये मैं कहता हूँ कि ये अधिकारी नेता इन लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। इन गुलामों से इनकी गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान छेड़ा है। और एक अन्य जन संकल्प अभियान हम लोगों ने छेड़ा है। इसके साथ साथ गाँव में जाके बताएंगे, बता रहे हैं 1 तारीख से हम जेपी के गांव से जा रहे हैं। जेपी गांव ने सुना, क्योंकि जेपी ने कहा था कि अगर गांव नहीं रहते तो ब्रिटिशों तो भारत को खत्म कर, ये तो गांव ने ही बचाया ब्रिटिश के गुलामी से जो भारत बचा रहा। तो वो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं और वहां से हम लोग अपनी बात समझाएंगे गाँव को। और फिर अन्य जल संकल्प ग्रामीणों से कहेंगे कि आप मंजिले में अपने पानी और जल ये जी कि अगर मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्हें गाँव सरकार ने किया, हम लोग उनको वोट नहीं दे। और इसका पीछे हमारा ये भावना ये है कि आखिर में मोदी जी भी तो अपने प्रचार में जाते हैं कि आप हमको वोट दीजिए तो मैं आपको ये आपके गाँव। तो उसी तरह से अगर हम लोग भी जनता का भी वोट देने का अधिकार, मोदी जी को वोट मांगने का अधिकार है, देने का अधिकार है। हमारे पास वोट देने का अधिकार है, तो हमारे पास मांगने का। तो गांव के लोग कहेंगे कि हम वोट आप तब देंगे जब हम क्या दीजिए, गांव सरकार की व्यवस्था हमारी है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, हम कोई मांग आपसे नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने की बात है, कोई मांग नहीं है ये। और संवैधानिक व्यवस्था में चूंकि प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के स्तर पर संवैधानिक व्यवस्था लागू किया जाता है। और दूसरी बात कि मोदी जी सशक्त प्रधानमंत्री है, वो चाहे तो लागू करता है। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में जी हो जाएगा। 1 अरब लोगों को अधिकार मिल जाएगा। अभी तक उनको केवल वोट देने का अधिकार है, अब 1 अरब लोगों को व्यवस्था में भागीदारी करने का अधिकार है, मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी जीत वही होगी, जो अभी तक जी 70 सालों में लोग देश में स्थापित नहीं हो पाया। वो इसी नाते नहीं हो पाया कि आपने लोगों को लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनाया, केवल वोट देने का अधिकार था कि सीमित रखा है। गाँव सरकार उसी दिशा में सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ जिस दिन गाँव सरकार बन गई और उनको अधिकार दे दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे साहब। और हम सब लोगों की शुभकामनाएं कि भाई ये तो आप गांव को जगाने का काम कर रहे हैं। आशा है कि आप जब पहले राउंड के बाद लौट के आएंगे तो आपके नए अनुभव को भी हम लोग साझा करेंगे कि उसमें क्या क्या आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा रिस्पांस रहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस काम को अंजाम दीजिए किसी तरह से, देश का भविष्य क्योंकि बहुत गाँव बहुत ही है। धन्यवाद। और आपसे भी निवेदन है कि इस मुहिम में आप लोग का अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से सब लोग। धन्यवाद। बिल्कुल 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 पांडे साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।